Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear aspirants, हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर की सीरीज अब तक चल रही थी, जिसके हमने 31 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें शेक्सपियर कवर किया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर की जा चुकी है और साथ ही लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स कवर किए जा चुके हैं। अब हम आज टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश से संबंधित ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पर 3 से 4 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, पार्ट 1। सबसे पहले हम कर रहे हैं एलेगरी। एलेगरी किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है आपके लिए, अंग्रेजी में ही समझना है, क्योंकि पेपर हिंदी में नहीं आएगा बल्कि अंग्रेजी में आएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ आप हिंदी में भी समझें। लिखा है, एन एलेगरी इज अ नैरेटिव इन विच द कैरेक्टर्स ऑफन स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जो एलेगरी होती है, एक तरह की अलग मतलब होता है, एक तरह का रूपक से कह सकते हैं। एक कथा होती है जिसमें क्या होता है, पात्र अक्सर अमूर्त अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसी? अमूर्त अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एन एलेगरी जनरली टीच अ लेसन। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है कि एलेगरी का काम क्या है? टीच अ लेसन, एक सबक सिखाती है। बाई मीन्स, जिसका मतलब ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रोचक कहानी सुना करके किसी चीज के बारे में सबक सिखाना या ज्ञान प्रदान करना एलेगरी का काम होता है। किसी प्रकार की कहानी, एक नैरेटिव आपने अपने मन में विचार में कर लिया और आपने सुना दी कहानी। जैसे मान लो बच्चे को आप कुछ समझाना चाहते हैं किसी के बारे में, तो आपने एक कहानी अपनी बना ली जिससे वो कुछ सीख सके या उसके दिमाग में असर आ सके, तो उसे एलेगरी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने लिया है गाइस, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अगर हिंदी की बात करें तो अनप्रास वर्ड दिया गया है। क्या होता है एलिट्रेशन? द रिपीटिशन एट क्लोज इंटरवल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स साउंड्स फॉर अ पर्पज। मतलब किसी उद्देश्य के लिए व्यंजन साउंड्स की कम अंतराल पर पुनरावृत्ति या उनको बार बार दोहराना। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वेलिंग इन द विंटर वाइंड। अब इसमें देखिए, वेलिंग डब्ल्यू दे दिया, ये कॉन्सोनेंट है, फिर थोड़ा इंटरवल हुआ, फिर डब्ल्यू दे दिया और फिर डब्ल्यू दे दिया। मतलब ये कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की पर्पज में बना दिया। वेलिंग इन द इंटरवल वाइंड्स मतलब यह है कि सर्दियों की हवा में विलाप करना। तो इसमें जो डब्ल्यू है आपका, ये रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट। अगला वर्ड लिया है एलुजन। देखिए, एक तो आई डबल एल यू एस आई ओ एन, एलुजन ये अलग है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हम ए वाला, इस पर ध्यान रखना है गाइस, यहाँ ए से शुरू है, ए डबल एल यू एस आई ओ एन। मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों की साउंड जो है समान है। अब एलुजन वर्ड दिया है, इसका अगर मीनिंग समझे तो ये क्या होता है? संकेत होता है एक तरह का। क्या होता है? इंडिकेशन होता है, संकेत होता है। लिखा है, अ रेफरेंस टू समथिंग इन लिटरेचर। किसी चीज में, किसी साहित्य में, लिटरेचर में क्या होता है? संकेत होता है, एक तरह का रेफरेंस होता है, जिसमें हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, रिलीजियस टेक्स्ट ईटीसी कंसीडर्ड कॉमन नॉलेज। मतलब जो एल्यूजन होता है, जिसमें किसी प्रकार का आपका साहित्यिक क्षेत्र हो सकता है, इतिहास हो सकता है, पौराणिक कथाएं हो सकती हैं,
धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, इन सभी में किसी चीज़ का संदर्भ या रेफरेंस जिसे सामान्य ज्ञान माना जाता है एल्यूजन कहा जाता है। मतलब संकेत दे देना, एक हिंट दे देना। अगर साहब ये 1955 की बात है, तब सोना इतने रुपए था, तो वो क्या हो गया, एक तरह एल्यूजन हो गया। ये आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड लिया है हमने एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी किसे कहते हैं? मतलब अस्पष्ट, स्पष्ट ना होना। डबल और इवन मल्टीपल मीनिंग्स, वह वर्ड हो सकता है जिसके डबल, दोहरा, या यहाँ तक कि कई अर्थ निकल सकते हैं, वो एम्बिग्यूटी कहलाता है। सपोज दैट, मान लो किसी भी चीज़ की, जैसे हमने लिख दिया ये, अगर हिंदी की बात करें सोना लिख दिया। अब सोना और सोना, एक तो हो गया गोल्ड, गोल्ड से मतलब सोना। आई बॉट गोल्ड यस्टरडे, मैंने सोना खरीदा कल। अब सोना तो स्लीप से मतलब है, स्लीपिंग से कहते हैं। तो सोना वर्ड जो है इसके एक से दो वर्ड मतलब निकले, या इससे अधिक भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है गाइस? एम्बिग्यूटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारा सा एनालॉजी। क्या वर्ड है? एनालॉजी। एनालॉजी को कैसे समझेंगे? अ पॉइंट बाय पॉइंट comparison between two dissimilar things for the purpose of clarifying the less familiar of the two things। इसको समझेंगे। एनालॉजी जो वर्ड है इसका मतलब है सादृश्य। सादृश्य किस चीज का? अ पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब पॉइंट बाय, बिंदुवार ढंग से। कंपैरिजन तुलना करना, बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, दो असमान चीज़ों की, फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग, स्पष्ट करने के लिए, द लेस फैमिलियर, कम परिचय होना या कम प्रसिद्धि होना, ऑफ द टू थिंग्स, दोनों चीज़ों की। अब आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच बिंदुवार तुलना, दो चीज़ों में से कम परिचित को स्पष्ट करने के उद्देश्य से। मतलब दो चीज़ों को आप डिसिमिलर होंगी, अलग अलग होंगी, उनकी कंपेरिजन करना, एनालॉजिज करना है कि ये ऐसे हो सकती है, ये वैसे हो सकती है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो दोनों किसी पर्पज के लिए हम दोनों चीज़ों को जो अलग अलग हैं उनकी बिंदुवार ढंग से अच्छाई बुराई पर ध्यान देंगे, जिससे हम उसकी चीज़ को जानकारी मिल जाए। एनालॉजी कहलाता है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये विरोधी होता है, अपोजिशन सेंस रखता है। जैसे द करेक्टर और फोर्स दैट अपोजेस द प्रोटोगनिस्ट, इट कैन बी अ करेक्टर, एन एनिमल, अ फोर्स और अ वीकनेस ऑफ द करेक्टर। अगर समझना चाहें एंटागोनिस्ट को ऐसे समझिए कि वह करेक्टर, चरित्र, जो शक्ति, जो नायक का विरोधी करता है या उसका विरोध करती है, वह चीज़ होती है। इसमें कोई चरित्र हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई ताकत या चरित्र की कमजोरी हो सकती है, जिसको अपोजिट सेंस में ले जाता है, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। जो मेन व्यक्ति है उसको अपोजिट ले जाना। इस वर्ड को देखते हैं गाइस, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इसे तो आप समझते ही होंगे, ये संबोधन भी कहते हैं। The device, usually in poetry, of calling out to an imaginary dead or absent person sorry, or to a place, thing, or personified abstraction, either to begin a poem or to make a dramatic break in thought somewhere within the poem। अगर इसकी हम सारांश में बात करें अपोस्ट्रोफी की, तो खासतौर से कविता में किसी काल्पनिक मृत या अनुपस्थित व्यक्ति या किसी स्थान या वस्तु या मानवीकृत अमूर्तता को जब पुकारने के लिए उपकरण
इसे माना जाता है या तो कविता शुरू के लिए या कविता के भीतर कहीं विचार में नाटकीय विराम लगाने के लिए ऐसा होता है। जैसे हम ओ मिल्टन दाउ आर्ट, इसे हम सेंटेंस देखेंगे, ओ मिल्टन, तो ओ मिल्टन है नहीं, इसकी ये किसकी लाइन है आप लिख सकते हैं, ओ मिल्टन दाउ आर्ट शुडस्ट बी, इस तरह से उस लाइनें हैं। तो वो जो हम जैसे आवाज लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो हैं, जबकि है नहीं, प्रोनाउंस करना है, मतलब मृतक हैं। ऐसे कोई वस्तु, जैसे कोई चीज़ हमारी प्यारी चीज़ खो जाती है, गुम हो जाती है, तो वो है नहीं सामने। तो जैसे कोई स्थान, मान लो आप गांव में रहते हैं, अब शहर में आ गए हैं, तो वो स्थान है नहीं, लेकिन याद करना, ओ हो क्या हवा आ रही है जैसे गांव में आती थी। तो इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं कि वो हमारा अपॉस्ट्रोफी होता है। मतलब समझना है गाइस, देखिए रटना नहीं, समझना है पॉइंटों के लिए। अंग्रेजी में ज़्यादा ध्यान दें, हिंदी तो समझा रहे हैं इसलिए जिससे आपको समझ में आ जाए। असोनेंस, असोनेंस क्या होता है? द रिपीटिशन एट क्लोज इंटरवल्स ऑफ वोवेल साउंड्स फॉर अ पर्पज, फॉर एग्जाम्पल मेड एज अ हेटर। देखिए असोनेंस और एलिट्रेशन अभी पीछे बताया था, उसमें क्या होता था, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता था इंटरवल्स में, इसमें क्या होता है, वोवेल का, बस इतना असोनेंस होता है हमारा। ठीक है, जैसे मेड एज ए हेटर, जैसे ए आ गया यहाँ पर, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया, तो इंटरवल्स में हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आया है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण वर्ड है बैलाड। बैलाड को आप समझते हैं, गाथा गीत होता है ऐसे अगर हिंदी की बात करें। लिखा क्या होता है, अ नैरेटिव पोएम दैट वाज ओरिजिनली मीन टू बी संग। एक नैरेटिव पोएम होती है और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से बनाई गई होती है और गाई जाती है। Ballads are generally about ordinary people who have unusual adventures with a single tragic incident at as the central focus। बैलाड्स होती हैं खास तौर से क्या होता है गाइस, हमारा जो एक सामान्य लोग होते हैं उनके बारे में होते हैं, जिनके पास असामान्य रोमांच होते हैं, जिनमें एक दुखद घटना केंद्रित पर फोकस खास तौर से किया जाता है। They contain dialogue and repetition and imply more than they actually tell। तो जो वास्तव में जो उनका डायलॉग होता है, जो कंटेंट होता है, जो संवाद होते हैं, उनको दोहरा होता है और वे वास्तव में जितना बताते हैं उससे कहीं अधिक संकेत देते हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है, बैलाड का मतलब देसी से गीत कह सकते हैं, तो जैसे हाथों से इशारा करते हैं, किसी के बारे में गा रहे हैं, तो सुनाने की अपेक्षा शरीर से, सिस्टम से, बॉडी से ज़्यादा वो शो करने का प्रयास करते हैं। अक्सर ये पोइम नैरेटिव पोइम्स होती हैं जिनमें ये इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड कैकोफोनी? हार्श, clashing or dissonant sounds often produced by combinations of words that require a clipped, explosive delivery, or words that contain a number of plosive consonants such as B, D, G, K, P, and T, the opposite of euphony। ईफोनी का ये अपोजिट भी माना जाता है। अब इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में हम करना चाहेंगे, सरल भाषा में समझ सकते हैं। कैकोफोनी का मतलब दिया है कि कठोर, टकराने वाली या असंगत ध्वनियाँ जो अक्सर शब्दों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं, जिनके लिए एक क्लिप्ड, विस्फोटक डिलीवरी की आवश्यकता होती है, या ऐसे शब्द जिनमें कई प्लोसिव व्यंजन होते हैं, जैसे बी है, डी है, के, पी और टी, जो ईफोनी का विपरीत होता है। अब आप बात कहना चाहें, मतलब कर्कश चीज कहना चाहिए, हमने कह दिया डा, आवाज लगाई तो डा, एक
पप वी की आवाज़ आई। इस तरह कुछ साउंड होते हैं जो कि एक कर्कश लगते हैं, एक क्लैशिंग जैसा, टकराव जैसा होता है, तो वो हमारे कैकोफोनी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है गाइस? अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी की एक लंबी सी लिस्ट या सूची, इतना ही मीनिंग पूछा जाएगा बस इसमें। एन इन्वेंट्री यूज टू एम्फेसाइज क्वांटिटी और इंक्लूसिवनेस। इसे आप समझते हैं, कोई कैटलॉग बनाते हैं, किसी लिस्ट बना दी कि एक मात्रा या समावेश उस पर जोर दिया जाता है खास तौर से। जैसे साहब जीरा 4 किलो, धनिया 2 किलो, कॉपी A4 साइज 4, पेन 5, इस तरह की हमारी कैटलॉग लिस्ट बनाई जाती है, वो हमारा कैटलॉग कहा जाता है। समझ गए होंगे आप आराम से। नेक्स्ट वर्ड लिया है गाइस हमने करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें कई तरह का हमें देखना होगा क्या क्या चीज़ होती है। द व्हीकल, एक वाहन होता है। पर्सन, एनिमल, क्रिएशन दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि वह वाहन अर्थात व्यक्ति, पशु या रचना जो भी है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर होता है। ये पात्र इसमें जानते हैं आप, किसी भी तरह के पात्र हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, वो आपका एनिमल भी हो सकता है, तो वो सब तरह का कैरेक्टर कवर कर सकती है। अ कैरेक्टर में भी मेन और माइनर, मुख्य भी हो सकता है और क्षणिक भी, मानर भी, ना के बराबर भी। एक मुख्य होते हैं या गौड़ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रामचरितमानस या रामायण की बात करें तो मुख्य करैक्टर की बात है तो भगवान श्री राम को कहा जाता है। मानव करैक्टर, छोटे छोटे करैक्टर और भी होते हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन उनका रोल कहीं ना कहीं रहा है, वो मानव कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन हिज और हर रोल इन द वर्क ऑफ लिटरेचर, साहित्य में अपने रोल पर डिपेंड करता है कि उसका क्या रोल है, उसका क्या काम है। किसी का ज़्यादा समय तक एंड तक रहता है तो उसको ज़्यादातर जानते हैं मेन करेक्टर माने जाते हैं, और जो बहुत छोटा सा शॉर्ट अपना रोल अदा करते हैं उनको जो है माइनर करेक्टर कहा कहते हैं। While some characters are two dimensional with one or two dominant traits, और जबकि कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है गाइस, जैसे कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जिनमें जो दोहरे आयाम, दो आयामी होते हैं, जिनमें एक या दो प्रमुख लक्षण होते हैं। एक पूर्ण विकसित चरित्र में होता है लक्षण का, और एक अनूठा होता है। जैसे ए फुली डेवलप्ड होते हैं और एक करेक्टर हैज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ टेस्ट, मतलब हमने बताया अलग अलग तरह के अपने अपने होते हैं। अगला पॉइंट दिया है ए डायनेमिक करेक्टर्स ऑफन चेंज एज द प्लॉट अनफोल्ड्स, मतलब ए नंबर का करेक्टर बताया गया है। जो डायनेमिक करेक्टर्स होता है, जो गतिशील चरित्र कहते हैं, अक्सर कथानक के खुलने के साथ बदल जाते हैं। दूसरा दिया है स्टैटिक करेक्टर्स रिमेन द सेम, और जो स्टैटिक स्थिर चरित्र होते हैं वह हमेशा क्या रहते हैं? स्थायी बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं अपने आप। डायनामिक करेक्टर भी होते हैं, कोई व्यक्ति विभिन्न तरह के रोल कर लेता है। एक व्यक्ति से मान लो अब राम जी का रोल है तो राम ने पूरा अकेला, वो कैसे कहे जाएंगे? हमारे स्टैटिक करेक्टर्स कहे जाएंगे। और बीच में कई जगह जैसे रोल कोई मंचन करता है साहित्य में, तो उसके रोल जो है अलग अलग हो सकते हैं। अब करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन चित्रण किसे कहते हैं ये बनना है। रेफर्स टू द टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय राइटर्स टू डेवलप करेक्टर्स। तो चित्रण का मतलब होता है इसमें लेखक द्वारा चरित्रों को विकसित करने के लिए नियोजित तकनीकों को संदर्भित करता है। जैसे नंबर 1 दिया है द राइटर में यूज फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब भौतिक डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है, वो वर्णन कर सकता है उसमें। दूसरा दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है डायलॉग स्पोकन बाय द करेक्टर एंड बाय अदर करेक्टर्स रिवील्स करेक्टर ट्रेट्स। और क्या होता है दूसरा पॉइंट में दिया है उन्होंने कि जो करेक्टर होता है अन्य पात्र होते हैं उनके द्वारा बोले गए संवाद चरित्र और उनके लक्षणों को प्रकट करते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है अ करेक्टर्स एक्शन में बी ए मीन्स ऑफ करेक्टराइजेशन,
इसकी जो है एक करेक्टर की जो क्रिया है, जो चरित्र चित्रण है, एक साधन हो सकती है। अगला पॉइंट दिया है, द रिएक्शंस ऑफ अनदर करेक्टर मे बी आल्सो रिवीलिंग। चौथा पॉइंट दिया है कि अन्य चरित्र जो करेक्टर्स होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी खुलासा कर सकती हैं। अ करेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग्स आर आल्सो अ मीन्स ऑफ करेक्टराइजेशन। और कहा गया है पांचवें पॉइंट में कि करेक्टर जो होता है उसके विचार और भावनाएं भी चरित्र चित्रण का एक साधन हो सकती है। ये चरित्र की बात रही। क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? इसे चरमोत्कर्ष कहते हैं। क्या होता है? द पॉइंट एट विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस टू रीच अ टर्निंग पॉइंट एंड बिगिंस टू बी रिजॉल्व। चरमोत्कर्ष का या क्लाइमैक्स कहते हैं कि वह बिंदु जहाँ कहानी का एक संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचना शुरू होता है और हल होना शुरू होता है, वह क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमैक्स। जैसे कोई कहानी चल रही है, जब क्लाइमैक्स आता है, जब चरमोत्कर्ष पर कोई कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है, सपोज दैट मान लीजिए भगवान राम के चरित्र से हम लेके चलते हैं कहानी से, जब अंत में क्या था, जब सीता जी मिल जाती हैं, खोज हो जाती है, और उसके बाद जो है, क्योंकि मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर लोग परिचित होते हैं, बाकी कहानियाँ और भी हो सकती हैं, कोई अन्यथा नहीं ले। तो उसमें जो है जब रावण मारने की स्थिति होती है, उसके अन्य बेटा या सेना मर जाती है, तो वो कौन सा होता है अंतिम? वो चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स होता है। जब वहाँ लड़ाई हो रही होती है तो देखने वाले दर्शक एकदम अपनी निगाहों को टिका देते हैं, वो क्लाइमैक्स कहलाता है। और वहाँ रिजल्ट भी फाइनल होने वाला है कि अब जो है लंका खाली होने वाली है। तो इस तरह से क्लाइमैक्स कहते हैं। कंसीट वर्ड दिया है। कंसीट क्या होता है इसको भी हमें देखना, मतलब दम मुझसे कहते हैं। एन एलेबोरेट फिगर ऑफ स्पीच विच कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स, मतलब दो बहुत ही भिन्न चीजों की तुलना करने वाला एक विस्तृत अलंकार कहते हैं। मतलब दो बहुत ही भिन्न चीजों की तुलना करने वाला एक विस्तृत अलंकार। मतलब दो चीजों की जैसे तुलना तो सिमिली में भी होती है, मेटाफर में होती है, लेकिन कंसीट की बात है मतलब विस्तृत, एक बड़ी, डिसिमिलर, बहुत बड़ी, जो उनमें असमानता उनकी तुलना करना, उनको एलिब्रेट करना, तो ये हमारा कंसीट कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आखिर होता क्या है? मतलब इसे संघर्ष भी कह देते हैं दूसरी भाषा में। द स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस दैट इज द बेसिस ऑफ प्लॉट। मतलब जो हमारा संघर्ष है, दो विरोधी ताकतें होती हैं, उनके बीच संघर्ष जो कथानक का एक आधार होता है, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, करेक्टर स्ट्रगलिंग विद हिम हर सेल्फ। जैसे उसमें अगर आप देखते हैं कोई भी करेक्टर होता है तो उसमें अंदर ही अंदर खुद अपने आप संघर्ष कर रहा होता है आपस में, वो भी होता है। दूसरा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसमें क्या कहता है? करेक्टर स्ट्रगलिंग विद फोर्सेस आउटसाइड ऑफ द हिम और हर सेल्फ, बाहर से कुछ परेशानी में होता है। जैसे एग्जाम्पल पे कहा जाए, नेचर, गॉड, सोसाइटी, अनदर पर्सन, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होती हैं हमारी, ये हमें बाहर से भी जो है संघर्ष देखने को मिलता है। मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं, या सोसाइटी समाज का संघर्ष है, ईश्वर देवी देवता नाखुश हो जाते हैं तो इनका हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और एक खुद में संघर्ष करना पड़ता है, मनुष्य अपने आप में भी सेल्फ संघर्ष करता है अपनी चीज़ों को। अगर है कॉनोटेशन, अब कॉनोटेशन की बात करते हैं। आखिर कॉनोटेशन होता क्या है? तो इसमें गाइस जो है अगर बात करें कॉनोटेशन की, तो इसका अगर एक अर्थ होता है, मीनिंग से कहते हैं, लिखा है द एसोसिएशंस इमेज और इम्प्रेशंस कैरीड बाई अ वर्ड एज अपोज टू द वर्ड्स लिटरल मीनिंग। बताया जा रहा है कि हमारा जो कनोटेशन होता है, इसमें कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक अर्थ के विपरीत शब्द द्वारा किए गए जुड़ाव या छवि या छाप, ये हमारा कनोटेशन
कहलाता है। उसके अपोजिट मतलब वर्ड निकले। कंसोनेंस, द क्लोज रिपीटेशन ऑफ identical consonant sounds before and after differing vowel sounds। ये कंसोनेंस दिया है, इसमें क्या होता है, एक तरह का संगीत ध्वनि है। भिन्न स्वर ध्वनियों से पहले और बाद में समान व्यंजन ध्वनियों की बारीकी से रिपीटिशन होता है। इसमें भी जैसे बीच में वोवेल आ गया, कभी कॉन्सोनेंट आ गया, तो इस तरह से कंसोनेंट इसमें होता, अलग अलग ध्वनियाँ निकल। अब दिया कन्वेंशन, इसे अगर मीनिंग कहें तो पुनरावृत्ति कहती है। इन जनरल सेंस एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सेंस सामान्य तौर पर कहा जाए कि चीज़ों को एक स्वीकृति या स्वीकृत तरीका है, उसको हम कन्वेंशन कहते हैं, मतलब चीज़ों को स्वीकार लेना। इस प्रकार आज का सेशन हमारा पूरा होता है फ्रेंड्स। आगे के लिए वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट 2 अगले दिन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।